बच्चों, पिछले वीडियोस में अपन ने राष्ट्रवाद के बारे में जाना, राष्ट्रवाद और देशभक्ति कैसे एक दूसरे से अलग हैं इस बारे में जाना, और अपन ने ये जाना कि कैसे राष्ट्रवाद देशों को जोड़ता है, कैसे तोड़ता है, कैसे आत्मनिर्णय की मांग उठ रही है राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण, और किस तरह से एक राज्य की सत्ता राष्ट्रवाद से संबंधित होती है। अब अपन चलते हैं इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर और लेते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर राष्ट्रवाद के। पहला क्वेश्चन, राष्ट्र किस प्रकार से बाकी सामूहिक संबंधिताओं से अलग है, यानी कि बाकी अन्य समूहों से राष्ट्र किस तरह से अलग है। अपन ने इस बारे में जाना था परिवार से ये कैसे अलग है कि परिवार के सभी सदस्यों को हम आपस में जानते हैं, चाहे परिवार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी भी बड़े त्योहार पर, किसी भी बड़े कहें कि अपन आयोजन पर हम मिलते हैं एक दूसरे से, और हम एक दूसरे को बाकायदा बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन क्या नौकरी कर रहा है। वैसे ही अगर हम जातीय समूह की बात करें तो जातीय समूह में निसंदेह हम हमारी जाति के हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम वंश के आधार पर जुड़े हुए होते हैं, विवाह संबंधों के आधार पर जुड़े हुए होते हैं, रीति रिवाज भी हमारे लगभग एक जैसे होते हैं। लेकिन राष्ट्र के लिए इस प्रकार की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र में ना तो हम व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे को जानते हैं और ना ही किसी वंशानुगत आधार की ज़रूरत होती है। राष्ट्र को हम सिर्फ राष्ट्रवादी भावना के कारण हम एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि एक राष्ट्र होने के नाते हम अपनी एक राजनीतिक पहचान अलग रखते हैं। तो जहाँ राजनीतिक पहचान हमें मिल जाती है, एक समूह को आत्मनिर्णय का अधिकार जहाँ एक समूह को मिल जाता है, वो राष्ट्र बन जाता है। और एक राष्ट्र होने के नाते अपने आप आपसी प्रेम, आपसी विश्वास लोगों में रहता है। तो देखते हैं उत्तर, परिवार में व्यक्तिगत तौर पर हम जानते हैं और समाज में वंशानुगत जुड़ाव होता है, विवाह संबंधों से जुड़ाव होता है, जबकि राष्ट्र है वो आत्मनिर्णय की मांग करता है और आत्मनिर्णय की मांग के बाद में आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त कर लेता है वो समूह है, और एक राजनीतिक पहचान अर्जित कर लेता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, तब वो बन जाता है राष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार ये विचार राष्ट्र राज्यों के निर्माण और उनसे मिल रही चुनौती में परिणित होता है। कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार क्या होता है, ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एक समूह है, उसके सदस्य आपस में एक आस्था के साथ बंध जाते हैं, जो आस्था होती है साझे विश्वासों की, इतिहास की, परंपरा की, साझे राजनीतिक आदर्श अपनाने की। और जब वो इस आस्था के साथ आपस में जुड़ाव रखते हैं, जुड़ाव पैदा करते हैं, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें एक राजनीतिक पहचान मिलनी चाहिए। और जैसे ही वो उस राजनीतिक पहचान को अर्जित कर लेते हैं, वो राष्ट्र बन जाते हैं। लेकिन ये आत्मनिर्णय की मांग अब कभी कभी एक संस्कृति या फिर किसी एक भाषा विशेष को भी संरक्षित करने के लिए उठाई जाने लगी है, और इसने बड़े राज्यों के विखंडन का भी खतरा पैदा कर दिया है। आत्मनिर्भर के अपने दावे में समूह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता प्रदान की जाए। जैसे कि अभी अपन ने देखा, समूह अपनी संस्कृति की सुरक्षा हेतु भी आत्मनिर्णय की मांग करने लगते हैं, अपनी भाषा की सुरक्षा हेतु भी आत्मनिर्णय की मांग करने लगते हैं, जैसे कि बास्क वाले एग्जाम्पल में अपन ने देखा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम देख चुके हैं कि राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है, उन्हें मुक्त कर सकता है, उनमें कटुता और संघर्ष पैदा कर सकता है। इसके हमें उदाहरण बताने हैं। तो अपन ने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर बात करें जोड़ सकता है कि, तो यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत्तर राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ था। तोड़ सकता है कि बात करें तो 20वीं सदी के आरंभ में ऑस्ट्रियाई हंगेरियाई ने सभी साम्राज्यों का पतन हो गया था। मुक्त करने की बात करें तो राष्ट्रवाद के कारण ही हमारा देश विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई थी। अगर विद्वेष की और कटुता की बात करें तो भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर अलग से राष्ट्र राज्य बनाने की मांग की जाती है, तो आपस में विद्वेष और आपस में कटुता पैदा होती है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। वंश, भाषा, धर्म या नस्ल में से कोई भी पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के लिए साझा कारण होने का दावा नहीं कर सकता। टिप्पणी कीजिए। वंश, भाषा और धर्म या नस्ल के आधार पर कोई समूह तो बन सकता है, लेकिन वो समूह अभी तक राष्ट्र नहीं बन पाया। विश्व में ऐसा भी देश ढूंढना, कोई भी देश ढूंढना ऐसा मुश्किल है जो कि सिर्फ एक भाषा के आधार पर संबंध है, एक धर्म के आधार पर संबंध है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, ये कहीं भी एक भी राष्ट्र इनको परिपूर्ण नहीं करता है। मतलब कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर एक समूह है वो बन गया और फिर वो राष्ट्र बन गया। इस तरह की परिभाषाएं किसी भी राष्ट्र पर पूर्णतया लागू नहीं होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं अपन। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाभाषी लोग साथ रहते हैं। भारत का उदाहरण सबसे बड़ा है कि यहाँ अनेक भाषा के, अनेक समुदायों के, अनेक संस्कृति के, अनेक धर्मों के लोग आपस में साथ रहते हैं। तो ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता कि केवल भाषा के आधार पर, केवल धर्म के आधार पर, केवल नस्ल के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। राष्ट्र का निर्माण कुछ मान्यताओं के आधार पर होता है। उन मान्यताओं का अध्ययन, उन मान्यताओं की चर्चा अपन ने अपने चैप्टर में की थी। देखिए, राष्ट्र एक सीमा तक काल्पनिक समुदाय है और ये कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है जिससे वे अपनी पहचान बनाते हैं। आपको याद ही होंगी मान्यताएं, साझे विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक मूल्य, इन मान्यताओं पर आधारित निर्माण होता है राष्ट्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों पर साधारण रोशनी डालिए। साझे विश्वास की बात है तो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था टीम का और राष्ट्र का। एक टीम के अंदर भावना होती है कि हम सब एक हैं, एक अच्छा खेलेगा तो हम सब का फायदा है, एक बुरा खेलेगा तो हम सब का नुकसान है। यही भावना एक राष्ट्र के लोगों में होती है कि हम किसी ना किसी तरह से एक हैं। ये भावना समाप्त, राष्ट्र समाप्त। इतिहास की बात की थी तो हमारे जो इतिहासविद हैं, हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने भी भारतीय इतिहास के कुछ तथ्यों को जनता के सामने रखा और उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं को पनपाया। उन्होंने उन तथ्यों के बलबूते ये साबित किया कि हम प्राचीन समय से एक हैं, हमारी मान्यताएं एक हैं, हमारे विश्वास एक हैं, हमारा साथ एक है और जिस भूमि को हम भारत कहते हैं वो हम सब की है। इसलिए हम सबको इसके लिए, आज़ादी के लिए, इसकी मुक्ति के लिए संघर्ष करना है। तो इतिहास जब एक होता है, इतिहास जब हमें ये बताता है कि हाँ, इस सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले हम सब लोग उस वक्त एक हुआ करते थे। कुछ अभिलेख ऐसे ढूंढे जाते हैं जो हमारी इतिहास की परंपराओं को बताते हैं, गौरवान्वित करते हैं इतिहास के ऐसे तथ्यों को, तो फिर अपने आप लोगों में आपस में जुड़ाव होने लगता है। बात करते हैं भू क्षेत्र की, तो निसंदेह है, जब अपन ने उदाहरण भी लिया था उसका, जब अपन ने इस अध्याय का अध्ययन किया था कि एक जगह पर जब रहते हैं लोग बाग तो उस जगह से एक प्रेम सा होने लगता है, उस जगह से एक लगाव हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि विदेश में जब कोई हिंदुस्तानी आपको मिलता है, कभी आप विदेश जाएंगे तो ज़रूर इस बात को महसूस करेंगे कि कोई आपको वहाँ हिंदुस्तानी मिला है। मान लीजिए वो दक्षिणी भारत का है, उसके गांव के नाम है वो बड़ा कठिन सा है, आप उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। उसका खुद का नाम भी बहुत कठिन सा है, उसका भी आप पूरा उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उससे एक लगाव महसूस करते हैं क्योंकि वो आपके उस भू क्षेत्र से संबंधित है। तो जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ से और उस जगह पर रहने वाले आसपास के अन्य लोगों से हमारा एक लगाव हो जाता है, हमारा एक प्यार हो जाता है। तीसरा है साझे राजनीतिक आदर्श। जब इनको बंद कर रहना है एक समूह के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर, तो फिर एक दूसरे की हम अधिकारों की रक्षा करने लगते हैं, क्योंकि जब तक हम अगले की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तब तक हम खुद स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। तो फिर साझे राजनीतिक मूल्य और आदर्श अपना लिए जाते हैं, कुछ दायित्व हम समझ लेते हैं एक दूसरे के प्रति, और जितना प्रतिबद्ध हम अपने दायित्वों के प्रति होते हैं उतने ही वफादार हम अपने राष्ट्र के प्रति होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघर्षरत राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के साथ बर्ताव करने में तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र अधिक समर्थ होता है, कैसे?
संघर्षरत राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का मतलब है कि कोई ऐसा समूह है जो कि अलग राष्ट्रीय पहचान की मांग कर रहा है, अलग आत्मनिर्णय की मांग कर रहा है। तानाशाही शासन क्या करेगा? उनका दमन करेगा, उनको रोकेगा, उन पर हिंसा का प्रयोग करेगा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो उनके साथ विचार विमर्श करेगी, उनकी बातों को सुनेगी, समझौता होगा, कुछ बात उनकी मानी जाएंगी, कुछ बात सरकार की मानी जाएंगी। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ज़्यादा सफल है। कैसे है ज़्यादा सफल? क्योंकि कोई तानाशाही शासन व्यवस्था है, निसंदेह वो उसका दमन कर देगी, हिंसा के द्वारा उनको रोक दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या वो आंदोलन दब जाएगा? कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो ठंडा पड़ जाए, लेकिन वो दबेगा नहीं। ये बात एक कहें कि अपन तथ्य है, फैक्ट है। वो बाद में ज़्यादा उबाल के साथ, क्योंकि ज़्यादा रोष, ज़्यादा विद्वेष पैदा होगा, ज़्यादा घृणा पैदा होगी उस समूह में, उस शासन प्रणाली के प्रति जो उनका दमन कर रही है। तो ज़्यादा उबाल के साथ फिर वो आंदोलन खड़ा होगा। जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या तरीका अपनाती है? बातचीत का तरीका अपनाती है, शिकायतें सुनने का तरीका अपनाती है, कुछ शिकायतों को दूर करने का तरीका अपनाती है। तो निसंदेह ऐसे आंदोलन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ज़्यादा अच्छे से संभाल पाती है, क्योंकि ऐसे में वो समूह है उसकी परेशानियों से भी वाकिफ़ हो पाएगी सरकार। कि हो सकता है कि वो समूह ऐसा हो जो बहुसंख्यक लोगों द्वारा या फिर वहाँ की स्थानीय सरकारों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो। तो उनकी समस्याएं सुनने से ही पता चलेगा कि आखिर उनके मन में ऐसी क्या भावना है, क्या विचार हैं, क्या कारण है जिनसे कि वो इस राष्ट्र से अलग होकर अलग राजनीतिक पहचान की मांग कर रहे हैं। तो निसंदेह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ज़्यादा सफल होती है। लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिकायतें बात करने से सुलझाई जा सकती हैं। अभी अभी अपन ने बात की, व्यक्तियों को अधिकार एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रदान करके संतुष्ट किया जा सकता है कि जो ग्रुप आंदोलन कर रहा है, आत्मनिर्णय की मांग कर रहा है, राष्ट्रवादी भावनाओं के बलबूते राजनीतिक पहचान की मांग कर रहा है, अगर हम उसको न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रदान करते हैं, अगर हम उसके अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो उसको संतुष्ट किया जा सकता है और हमेशा के लिए वो आंदोलन खत्म हो सकता है। जबकि तानाशाही शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। अल्पसंख्यक समूहों और संघर्षरत समूहों की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, और हल निकालकर उनका ज़्यादा अच्छे से कहें कि अपन एक इलाज किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। अंतिम क्वेश्चन है, आपकी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या हैं? क्या सीमाएं हैं राष्ट्रवाद की? कहाँ आकर राष्ट्रवाद अपन कहें कि बस मतलब कि आगे नहीं होना चाहिए, या फिर क्या इसमें कमियां अपन कह सकते हैं इस तरह की भावना में? तो राष्ट्रवाद अगर निज स्वार्थ के कारण हो तो बाद में ये एक तरह से कमी ही है। ये राष्ट्रवाद कभी कभी निज स्वार्थों की पूर्ति का कारण भी बनता है। इसका दुरुपयोग किया जाता है कि कुछ ऐसे समूह के नेतृत्वकर्ता ऐसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है, वक्ता वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो अपने स्वार्थ के कारण लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का देते हैं और गैर वाजिब मांगे, नाजायज मांगों के बलबूते एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं। कई बार राष्ट्र है वो अधिक छोटे खंडों में विभाजित होने का भी खतरा इससे पैदा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कुछ अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको ही भड़का दिया जाए भाषा के आधार पर, और फिर बाद में वो अलग राष्ट्र की मांग करने लग जाएं। उनका देखी देखी और कोई भाषा है, उस भाषा के लोग अलग राष्ट्र की मांग करने लग जाएं। किसी का अलग धर्म है, वो अलग राष्ट्र की मांग करने लग जाएं। तो इस भावना से एक राष्ट्र का बहुत छोटे छोटे खंडों में टूटने का खतरा मंडराता रहता है, और वो इतने छोटे खंड हैं कि वो राष्ट्र बन भी जाएंगे तो भी वो अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रवाद के बहुत सारे रूप हैं, वो असहिष्णु और एक जातीय होते हैं। जैसे कि कोई समूह है, उसको सारे अधिकार मिल रहे हैं, वो न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था में रह रहा है, लेकिन फिर भी किसी अपन कहें कि सत्ता दल विशेष के प्रति ही अपनी दुश्मनी निकालने के कारण, या फिर किसी जातीय समूह के आधार पर एक कट्टर सोच होने के कारण ही राष्ट्रवादी संघर्ष खड़े कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी देश की एकता, अखंडता को खतरा पहुंचता है। तो ये था अपना अध्याय राष्ट्रवाद। धन्यवाद।